नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर साइंस में हमारा चल रहा है फिजिक्स में हमारा आ चुका है मैकेनिक्स में हमने फोर्स की बात करी थी। फोर्स के बारे में हमने फोर्स का एक सेक्शन देखा था जिसमें हमने देख लिए थे अनटच फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात हो गई थी और उसके अलावा हमारे मैग्नेटिक फोर्स भी हमने देख लिए थे। ठीक है, बाकी इनके ऊपर पूरा ही चैप्टर अवेलेबल है हमारा, तो इसलिए हमने ज़्यादा बात नहीं करी है। पूरे चैप्टर में हमें उसी की बात करनी है, इसीलिए हमने उसको एक जनरल व्यू के हिसाब से देखकर खत्म करा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे स्पर्श बल, है ना। स्पर्श बलों के बारे में हमको देखना है कि स्पर्श बल कौन कौन से होते हैं और किस रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा हिस्सा था, अगले लेक्चर लास्ट लेक्चर का ही कंटिन्यूस फॉर्म चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये आ जाते हैं स्पर्श बल, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट ऐसे फोर्सेस जो क्या है कांटेक्ट से आगे की तरफ क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। उसमें हमने फोर्स लगाया, मतलब हमने टच करने पर ही वो फोर्स क्या हो जाएंगे, अवेलेबल होंगे या फिर एप्लीकेबल होंगे। ऐसे फोर्सेस जो, ऐसे बल जो हमारे किसी भौतिक रूप से टच करने के पश्चात ही, भौतिक रूप से उसे टच करने के पश्चात ही वो आगे की तरफ अप्लाई होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे टच फोर्सेस कहलाते हैं। अब टच फोर्सेस में यदि हम बात करें तो पहला आ जाता है, देखिए पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, पेशीय बल, पेशीय बल, है ना। एक जनरली अभी एक रील वायरल है ना, एक रील वायरल है ना, मैंने भी उसे देखा है। एक व्यक्ति है ना, जो थोड़ा सा दुबला पतला सा दिखाई देता है, लेकिन वो अपने साथ में एक क्या रखता है, एक पोछा रखता और उस पोछे का वजन ही लगभग 45 किलो के आसपास होता है ना। और वो सब जगह पोछा लगा रहा होता है जिम में, है ना। जिम में एक जगह पोछा लगा रहा होता है और बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर के पास जाता है और एकदम से उसको उसका पोछा थमा देता है। तो अचानक से क्या होता है, अचानक से वो देखते हैं अरे इतना भारी पोछा, उससे पोछा भी लगा रहा है भाई, और वो उसको उठा भी ले रहा है। उसके पास एक बाल्टी होती है, उसके पास एक बाल्टी होती है और बाल्टी का वजन भी लगभग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो दोनों चीजें लेकर घूम रहा होता है जिम में। तो ये चीज है क्या, ये है मस्कुलर फोर्स। ये क्या है, मस्कुलर फोर्स। जैसे आपने देखा कि बहुत सारी प्लेट लगा हुआ, बहुत सारी प्लेट लगे हुए वो जो बार होती है ना, उसको सभी लोग नहीं उठा पाते, है ना। एक क्या होती है, कंपटीशन होती है, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग की कंपटीशन होती है। तो उसमें जो व्यक्ति के का दम सबसे ज्यादा रहता है वही उसे क्या कर पाएगा, उठा पाएगा, है ना। जिसके पास जितना दम होगा वही क्या कर पाएगा, वो उसे उठा पाएगा। अन्यथा कोई व्यक्ति उसे उठा नहीं पाएगा। यदि उसके पास उतना दम नहीं है तो वो उसे उठा नहीं पाएगा। सिंपल सी बात करें तो ये क्या हो जाता है, यही हमारा होता है मस्कुलर फोर्स, है ना। इसने इस बार को क्या कर लिया, उठा लिया, मतलब क्या हुआ, वेट लिफ्टिंग जो होती है वही हमारा क्या हो जाता है, मस्कुलर फोर्स वाला होता है ना। इसकी अच्छी खासी बॉडी है तो इसने इसलिए इसने इसको क्या कर दिया, उठा लिया, मस्कुलर फोर्स हो जाता है हमारा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपने ये रील देखी होगी जरूर, लड़के जरूर देखते होंगे ऐसी रील। ठीक है, जिम वाला बंदा है और वो भारी सा पोछा ले जाके किसी को भी थमा देता है ना। दूसरे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं उसको उठाने में। चलिए दूसरे फोर्स के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा फोर्स है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देखना जरूरी है। हम इसको यहाँ देखते हैं, है ना, क्योंकि उसके 3 भाग है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, घर्षण बल। ठीक है, अब घर्षण बल होता क्या है, ठीक है, घर्षण बल होता क्या है, किसी भी वस्तु, है ना, किसी भी वस्तु के गति करने पर, किसी भी वस्तु के गति करने पर उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल जो उसकी गति को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर उसकी गति को रोकता है, घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट the motion of the any object is called the friction force। किसी भी वस्तु की,
किसी भी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जैसे गति के विपरीत, तो हमने बोला कि एक बॉक्स रखा हुआ है ना, एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका वजन है 50 किलो, जिसका वजन क्या है? 50 किलो। एक आ जाते हैं भैया हमारे, वो बोलते हैं कि अपन तो इसको धक्का देगा। ठीक है, तो ये इसको धकाना शुरू करता है, लेकिन ये कितना वजन लगा सकता है? सिर्फ 40 किलो का ही फोर्स लगा सकता है। यदि ये 40 किलो का ही फोर्स लगा सकता है तो बॉक्स आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, है ना। लेकिन क्या बॉक्स चिपका हुआ है जमीन पर? क्या बॉक्स जमीन पर चिपका हुआ है? नहीं चिपका हुआ है। वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है ना। ये जितना फोर्स आगे की तरफ लगाना चाह रहा है, उतना ही फोर्स क्या हो रहा है? पीछे की तरफ यहां पर लग रहा है। किसका? घर्षण का। घर्षण इसको रोक कर रखा हुआ है ना, घर्षण इसको रोक कर रखा हुआ है, वो स्मूथली उसके ऊपर फिसल नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, लेकिन ये होता है कि हम एक बॉक्स लेकर आते हैं, है ना, कितने किलो का? 50 किलो का। ठीक है, अब यहां पर दो लोगों को खड़ा कर देते हैं। अब जो धक्का लगाएंगे, कितने लोग लगाएंगे? 2 लोग लगाएंगे, है ना। जो धक्का लगाएंगे हमारे, कितने लोग लगाएंगे? 2 लोग धक्का लगाएंगे। ठीक है, अब ये भी 40 का फोर्स लगा सकता है, ये भी 40 का फोर्स लगा सकता है, तो अल्टीमेटली ये बॉक्स क्या हो जाएगा? आगे की तरफ मोशन करने लगेगा। लेकिन ये बहुत तेजी से मोशन करेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें भी आगे बढ़ने के साथ में एक पीछे की तरफ एक बल लग रहा है। कौन सा? फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है? धीमा कर रहा है किसी भी चीज को। जैसे हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का जस्ट एक सिंपल एग्जांपल की बात करें, तो हमने हाथों को ऐसा खींचना चालू करा, तो आप में हाथ की रेखाएं हैं आपकी, है ना, हाथ के बीच में छोटे छोटे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगेंगे? फ्रिक्शन करने लगेंगे। और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? आपके हाथ गर्म होने लगेंगे, है ना। आपके हाथ क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। ठंडी में आप ऐसे करते हैं, ठंड लग रही है भैया, है ना, तो क्या हो जाता है? फ्रिक्शन फोर्स से आपके हाथ क्या हो गए? गर्म हो गए। क्यों? क्योंकि ये हाथ एक दूसरे के ऊपर फिसलना चाहते हैं, है ना। जैसे हम थोड़ा सा दम लगाएं, एकदम बहुत ज्यादा जोर से इसको दबा दे, जैसे हमारा हाथ चिपके हुए तो नहीं है, लेकिन हम इसे बहुत जोर से दबा दे और हम इसको ऊपर या नीचे स्लिप करने की कोशिश करें, तो ये नहीं होगा। मतलब ये एक दूसरे में क्या होंगे? अटक जाएंगे। तो यही क्या है? फ्रिक्शन है। यही क्या कहलाता है? हमारा घर्षण कहलाता है। जितनी खुरदुरी सतह होगी, है ना, जितनी खुरदुरी सतह होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। आपने देखा होगा सड़कों पर सड़क बनाने के पश्चात ऐसी ऐसी लाइन खींच दी जाती है ना। रोड पर क्या कर दिया जाता है? ऐसी लाइन बना दी जाती है, सीमेंट की सड़कें जो होती है उसके ऊपर, है ना, रोड पर ऐसी लाइन बना दी जाती है। तो उससे क्या होता है ना, आपने देखा होगा ऐसी लंबी लंबी लाइनें खींची रहती है, तो उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, सरफेस क्या हो जाती है? खुरदुरी हो जाती है। ठीक है, तो वह बल जो हमारे, है ना, वह बल जो गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, विरोध करता है, the force restrict the motion, the force restrict the motion of any object is called the frictional force, friction force, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, क्या हो जाएगा? घर्षण बल कहलाएगा, है ना। वो किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब ये जो बल होता है कितने प्रकार का होता है? ये बल जो होता है हमारे 3 प्रकार का होता है ना। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा हमारे कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का होगा। ठीक है, अब ये किस टाइप का फोर्स है? जो ऑटोमेटिकली ही अगेंस्ट में लग रहा है ना। किस तरफ लगता है? विपरीत, विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन। देखो फोर्स है अल्टीमेटली डायरेक्शनल तो होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो भी मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सीधे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट में वर्क करता है या फिर मोशन के विपरीत दिशा में काम करता है? तो हमारा है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या प्रकार देख लेते हैं। तो पहला प्रकार आता है, ये कौन सा हमारा? सबसे पहला आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी थी कि
हम एक बॉक्स को लेकर आते हैं जिसका वजन कितना है 100 kg है। अब बढ़ा दिया हमने भैया वजन, है ना। 100 किलो का एक क्या है बॉक्स है। ये हमारे राजू भैया है ना। राजू भैया जो कर रहे हैं 100 किलो के बॉक्स को धकाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, राजू भैया इसको इधर बल लगा रहे हैं और ये पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है ना। एक फ्रिक्शन फोर्स, एक घर्षण बल इस तरफ लग रहा है। ठीक है, लेकिन राजू भैया मैक्सिमम 70 kg 70 kg का ही फोर्स लगा सकते हैं, है ना। राजू भैया कितना फोर्स लगा सकते हैं 70 kg का ही लगा सकते हैं। तो मोशन होगा क्या, मोशन नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई गति नहीं होगी, है ना। तो जब भी, है ना, जब भी कोई वस्तु इस प्रकार के घर्षण में होती है जो गति नहीं कर पाती है ना, गति कर सकती है, वो सरफेस पर सिर्फ रखी हुई है, चिपकी हुई नहीं है। वो गति कर सकती है लेकिन वो गति नहीं कर रही होती है, गति नहीं कर रही होती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर स्थैतिक घर्षण के नाम से जानेंगे, है ना। जब एक स्थिर सतह पर किसी वस्तु को बल लगाकर गतिमान करने का प्रयास किया जाता है, गतिमान करने का प्रयास किया जाता है लेकिन वो गति में नहीं आ पाती है, तो उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, है ना। लड़कों के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। एक घर में बड़ी सी चीज होती है, बहुत हेवी होती है ना। जो होती है मम्मी की अलमारी, है ना। क्या होती है, मम्मी की अलमारी होती है, वो हिलाए ही नहीं हिल रही होती है ना। उसको कुछ भी दम लगा लो आप, है ना, तो क्या होता है, जब तक कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आएगा, है ना, तो मम्मी की अलमारी हिलेगी ही नहीं। मम्मी ने उसके अंदर बहुत सारी चीजें भर रखी है। तो ये है हमारा कीड़ी कांप, ये हमारा है कीड़ी कांप। तो ये इसको धकाएगा, कीड़ी कांप, है ना, मतलब एकदम दुबला पतला सा। तो ये जब इसको धकाएगा तो ये धकेगी क्या, नहीं। क्या अलमारी मम्मी ने चिपका दी, नहीं। तो अलमारी वो चिपकी हुई नहीं है लेकिन आपसे धक रही है क्या, नहीं। ये हर साल का, है ना, नाटक है ना। हर साल आपको क्या करना पड़ता है, पुताई करनी होती है, सफाई करनी होती है, दिवाली पर आपको हटाना ही है ना। उसके अलावा नवरात्रे में भी सफाई होती है, दिवाली में होती है, फिर उसके बाद बीच में एक आध साल में मम्मी फिर सफाई निकाल लेती है ना। तो ये धकाना चाहते हैं लेकिन धक नहीं रही है ना। क्यों नहीं धक रही है, क्योंकि हम धका ही नहीं पा रहे, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। मम्मी ने उसके अंदर लगभग 100 किलो का आइटम भर रखा है ना। कपड़े ही कपड़े भरे हुए हैं उसके अंदर पुराने, है ना, और दूसरी चीजें भरी हुई है उसके अंदर, है ना। और आपके पास वजन है सिर्फ कितना 50 किलो का भैया, तो आपसे कहां तक धकेगी। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट को हम मोशन करने का ट्राई करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर पाता है, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं हमारा कौन सा फ्रिक्शन, इस टाइप का फ्रिक्शन होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बी दूसरा पॉइंट, है ना। अब आ जाता स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या, है ना, जिसको बोलते हैं सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर सर्पी घर्षण। अब क्या था, यही वाले की बात कर लेते हैं। 100 किलो का है, राजू भैया हमारे जो है ना, खचकाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो राजू भैया जो खसकाना चाह रहे थे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, राजू भैया से तो खसक नहीं रहा था। ठीक है, तो राजू भैया बुलाते किसको, श्याम को, है ना। राजू बुलाता है किसको, श्याम को, और बोलता है कि भैया धक्का लगा, है ना, धक्का लगा। तो राजू भैया कितना फोर्स लगा सकते हैं, 70 का लगा सकते हैं। और श्याम भी कितना लगा सकता है, 70 का लगा सकता है। और राजू और श्याम दोनों कहाँ करते हैं, इसको आगे की तरफ धकाना शुरू कर देते हैं, आगे की तरफ धकाना शुरू कर देते हैं। और ये क्या करने लगता है, मोशन, है ना, गति करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली ये एक फ्रिक्शन लगा तो रहा था लेकिन ये कितना लगा रहा था, 100 kg का लगा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, 140 kg हो गया, दोनों का वजन मिला के, दोनों का फोर्स मिलाकर कितना धका सकते हैं, दोनों 140 kg का वजन धका सकते हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, यहाँ पर सरफेस पर स्लाइड करने लगा, है ना। स्लाइडिंग हम इसको बोलेंगे, मोशन करने लगा, स्लाइडिंग, स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई। अब मम्मी की अलमारी को आगे खसकाना है तो फिर भैया को बुलाना पड़ेगा, है ना। मम्मी की अलमारी आगे कब खसकेगी, जब भैया आ जाएंगे। तो हमने भैया को बुलाया कि अरे भैया आओ जरा, मम्मी की अलमारी थोड़ी सी खसकानी है ना। तो आप भी आ गए,
और भैया भी आ गए और दोनों ने मिलकर इसके ऊपर धक्का लगाया। दोनों जब मिलकर धक्का लगाएंगे तो क्या कर देंगे, इस अलमारी को आगे खसका देंगे। ठीक है, अलमारी आगे खसक जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, स्लाइड कर जाएगी, सरफेस पर खिसकने लगेगी, है ना। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव, है ना, मूव पैरेलल टू द सरफेस, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू द सरफेस, है ना, देन इट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन या सर्पी घर्षण। किसी सतह पर जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो इस तरह समानांतर व विपरीत दिशा में घर्षण कार्य करता है ना, समानांतर और विपरीत दिशा में, है ना, पैरेलल मोशन कर रही है। देखो ये इधर मोशन कर रही है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है, देखो इधर फ्रिक्शन लग रहा है और इधर की तरफ क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू द सरफेस एंड द फ्रिक्शन वर्किंग ऑन इट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी सतह के समानांतर गति करती है तो गति करने पर जो विपरीत दिशा में लगने वाला बल है उसे ही क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण कहेंगे या फिर, है ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तीसरा आ जाता है अब हमारा, है ना, वो आ जाता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। अब श्याम और राजू बोलते हैं कि यार हम तो इसको धका रहे हैं यार, तो मजा नहीं आ रहा है ना। तो क्या करते हैं, बाबू भैया आते हैं, है ना। तो बाबू भैया बोलते हैं कि यार इसको क्या कर लो, एक ऐसी ट्रॉली के ऊपर रख लो इस बॉक्स को, है ना, इस बॉक्स को ऐसी ट्रॉली के ऊपर रख लो, है ना, जो क्या हो इजीली क्या हो सके, आगे की तरफ धकाया जा सके। अब कौन आ गए, बाबू भैया आ गए, बाबू राव आ गए। बाबू राव ने इसको क्या कर दिया, आगे की तरफ धका दिया। बाबू भैया ने इसको आगे की तरफ धका दिया, जबकि ये दोनों मिलके इसको धका रहे थे और बाबू भैया ने क्या करा, उसको एक ट्रॉली के ऊपर रखा और क्या कर दिया, आगे की तरफ धका दिया। क्योंकि इन्होंने एक गोल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको रख दिया जहां पर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है ना। एक गोल चीज पर रख दिया और गोल चीज को जब सरफेस पर रखा जाता है तो उसका घर्षण के लिए जो कांटेक्ट होता है वो बहुत कम होता है ना। जो स्पर्श या फिर कांटेक्ट, है ना, जो कांटेक्ट है वो बहुत कम है। देखो इसका कांटेक्ट कितना लंबा है, बहुत सारा है। जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा सरफेस का उतना ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, और जितना कम कांटेक्ट होगा, है ना, उतना कम फिर फ्रिक्शन होगा। आप रख के देखना एक बॉल को, है ना, जैसे ही हम एक बॉल को एक सरफेस पर रखते हैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा ही, एक कॉर्नर ही टच होता है बस, बाकी पूरी बॉल क्या होती है, उसके ऊपर स्थिर रखी हुई रहती है ना। देखिए ऐसी चीज है। ठीक है, तो उसमें कंडीशन क्या बन रही है कि उसका फ्रिक्शन का पॉइंट क्या है, एक छोटा सा है, और जैसे ही आप धक्का लगाओगे तो वो रोल करेगा, है ना, वो क्या करने लगेगा, रोल करने लगेगा। ये चीजें क्या होने लगेगी, आगे की तरफ बढ़ने लगेगी, टायर आगे की तरफ घूमने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रोल ऑन द सरफेस, है ना, रोल ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वही क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा, बिकॉज इट इज द वेरी लेस टाइप ऑफ फ्रिक्शन, because the contact of the surface is very less as comparatively static friction and sliding friction। ठीक है, स्टैटिक और स्लाइडिंग के कंपैरिजन में दोनों का ही क्या हो जाता है, बहुत, दोनों के कंपैरिजन में रोलिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही कांटेक्ट बहुत कम होगा तो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मोशन करने लगेगा, मूव करने लगेगा सिंपली। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, है ना। तो लोटनिक घर्षण क्या हो जाता है, लोटनिक घर्षण का मतलब हो जाता है जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है ना, तो दोनों सतहों के बीच विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, हमारा लोटनिक घर्षण कहलाता है। इसमें भी फ्रिक्शन लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा। ठीक है, बिना टायर वाली एक कार को जमीन पर रख दो, अब बोलो इसको खसकाओ तो खसकेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक टायर लगी हुई कार को हमने रख दिया सरफेस पर और बोला इसको धक्काओ तो क्या हो जाएगा, आराम से वो धक्का लग जाएगी।
ठीक है, जैसे यहाँ पर 100 किलो का भार राजू और श्याम दोनों नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन बाबूराव ने उसको 100 किलो किसके ऊपर रख दिया, ठेले पर रख दिया, और ठेले पर वो क्या ले गए, 100 किलो का भार इजीली आगे धका कर ले गए। सो क्या वो 200 किलो का भार भी यहाँ पर ले जा सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर जो स्पर्श बिंदु है उसका वो क्या है, बहुत कम है, स्पर्श का एरिया जो है ना, या फिर जो क्षेत्रफल है स्पर्श करने का सतह को वो बहुत कम है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जब वो मोशन नहीं कर पाता है, जब वो गति नहीं कर पाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के पैरेलल स्लाइड करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और देन रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रोल ऑन द सरफेस देन द अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स हमारा लगेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होगा, है ना। कोई वस्तु जब सतह पर लुढ़कती है तो उसके विपरीत दिशा में लगने वाला बल कौन सा कहलाता है, हमारा लोटनिक घर्षण कहलाएगा। ठीक है, एज इट इज सब चीजों को नोट डाउन कर ले, है ना, डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने जितनी डेफिनेशन बोली है सबको साथ में लिखते चले, डायग्राम बनाए और लिखते चले। बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, है ना, ये डायग्राम देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बुक में सिर्फ आप डाटा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये तो हमारे हो गए 3 टाइप के फ्रिक्शन, और ये हमारे फ्रिक्शन क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल एक एक हम देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल की बात कर ले, है ना। जैसे किसी भी 100 किलो के बॉक्स को खसकाना है, या फिर हमारे किसको, किसी अलमारी को खसकाना है, तो इसी बेस पर हमारे क्या हो जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाते हैं, वो आगे नहीं खसक रही होती है। बॉक्स को खसकाना है, किसी भी बॉक्स को खसकाना या फिर किसी भी चीज को खसकाना, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं हमारे, ये सब स्लाइडिंग फ्रिक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। फिर उसके अलावा जब हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, या फिर कुएं से पानी खींचते हैं, कुएं से पानी खींचते हैं, तो उसके अंदर भी एक क्या लगी रहती है, गोल सी एक क्या लगी रहती है, पुल्ली लगी रहती है ना, तो उस पुल्ली से भी हम आराम से पानी खींच सकते हैं, है ना। या फिर किसी बॉक्स को ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, तो हमने रस्सी से बांधा और रस्सी से बांधकर उसको ऐसा खींचा, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बॉक्स ऊपर उठने लगेगा और ऊपर उठ जाएगा, है ना। रस्सी से बांध के उठाते हैं, एज कंपेरेटिवली हम इसको ऐसे उठाएं, रस्सी से बांध के उठाना हमारे लिए वो बॉक्स को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल्स इसके साथ में लिखते चलना, है ना, जो जो मैंने बताए हैं उसके अलावा भी। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्स ऑफ कांटेक्ट में, है ना, फोर्स ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बल में अगला प्रकार। ठीक है, स्पर्श बल में अगला प्रकार आ जाते हैं, है ना, नंबर 3, है ना, नंबर 3 आ जाता है हमारा, इसमें भी, है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय गति करता है ना, तो 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, पहला लगता है अपकेंद्रीय, सॉरी अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, और एक और आ जाएगा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। दोनों को ही समझना, साथ में ही हिस्से है, दोनों ही भाई भाई है ना। तो ये कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की, है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो आराम से सुनिए, शांति से, ठीक है। चलिए, ये खड़ा हुआ है हमारा राजू, ठीक है, राजू ने ले रखा है अपने हाथ में क्या, एक एक रस्सी, और रस्सी से बांध रखा हुआ है क्या, एक पत्थर, रस्सी से बांध के रखा हुआ है एक पत्थर। ठीक है, अब राजू क्या करता है, इस पत्थर को धीरे से घुमाना शुरू करता है, धीरे से क्या करता है, घुमाना शुरू करता है, धीरे 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 क्या करता है, ये घुमाना तेज कर देता है। तो जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई वस्तु एक वृत्तीय गति करती है, जब भी कोई वस्तु एक वृत्तीय गति करती है, तो वृत्तीय गति करने पर उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति करने पर उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल हो जाते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मोशन इन सर्कुलर पाथ, है ना, मोशन इन सर्कुलर पाथ, देन दी 2 basic forces work on it, centripetal force and centrifugal force।
ठीक है, दो बल उसके ऊपर कार्य करते हैं। डेफिनेशन छूट जाती है आपसे लिखना, तो उसको थोड़ा सा पीछे करें वीडियो को और फिर वापस से डेफिनेशन लिख लीजिए करिए, है ना। तो जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो जब हम बात करें किसकी किसकी, ये रस्सी के ऊपर, रस्सी के ऊपर जो बल लग रहा है ना, क्योंकि रस्सी इसको इस सर्कुलर पाथ में बना के रखे हुए है। यदि रस्सी टूट जाएगी तो इस सर्कुलर पाथ में होगा क्या, नहीं होगा। रस्सी टूट जाएगी तो सर्कुलर पाथ में नहीं होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब भी हम किसी वस्तु को किस सर्कुलर पाथ में गति कराते हैं तो केंद्र की ओर लगने वाला बल, कौन सा बल, केंद्र की ओर, क्योंकि इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है ना, इसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लग रहा है जो उसको वहीं बांध के रखा हुआ है ना। टेंशन फोर्स भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, टेंशन फोर्स को भी समझ लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो जब किसी वस्तु को एक रस्सी से बांधकर, एक पत्थर को एक रस्सी से बांधकर ऐसे घुमाया जाता है, तो रस्सी पर जो अंदर की ओर बल लग रहा होता है जो इस पत्थर को किस में घुमाएगा, इस सर्कुलर पाथ में घुमाना जारी रखेगा, इस सर्कुलर पाथ में घुमाना जारी रखेगा, तो वही क्या कहलाता है, हमारा अभिकेंद्रीय बल कहलाता है ना, जो रस्सी पर लग रहा है ना, रस्सी पर, रस्सी पर बल, है ना, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन, है ना, रोप, रोप पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है हमारा, है ना, रोप पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या फिर अभिकेंद्रीय बल होगा, केंद्र की ओर लगने वाला। ये किस तरफ लगता है ना, केंद्र की ओर, इसलिए इसका नाम क्या है, अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर, है ना, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। अब किस तरफ लग रहा है, इनसाइड, अंदर की ओर, अंदर की ओर, है ना, इनसाइड लगेगा मतलब अंदर की ओर लग रहा है ये फोर्स, क्योंकि हम पत्थर को जब घुमा रहे हैं तो पत्थर किस तरफ घूम रहा है ना, पत्थर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो है अंदर की ओर, है ना, उसी को हम क्या कह देते हैं, है ना, उसी को हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल की तरफ ले लेते, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। फिर अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं बाबू भैया, है ना, ये बाबू भैया खड़े हुए, बाबू भैया ने क्या करा, बाबू भैया ने भी बोला कि यार मैं भी पत्थर घुमाऊंगा, है ना, तो क्या करा, एक पत्थर बांध लिया, लेकिन उस पत्थर को क्या करा बाबू भैया ने, बहुत तेजी से घुमाया, है ना, बाबू भैया ने पत्थर को बहुत तेजी से घुमाया, और पत्थर इतना तेजी से घूमा, पत्थर इतना तेजी से घुमा कि रस्सी टूट गई, पत्थर इतना तेजी से घूमा कि इसकी रस्सी क्या हो गई, टूट गई, और पत्थर टूटकर क्या हो गया, सीधे निकल गया, सीधी दिशा में आगे की तरफ निकल गया, पत्थर टूटकर सीधे आगे की दिशा में निकल गया, मतलब डोरी टूट गई, है ना। तो पहला एग्जाम्पल तो किसका था, सेंट्रीपिटल का, ये था किसका, सेंट्रीफ्यूगल का या अपकेंद्रीय बल का। ठीक है, जब पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाया जाता है तो रस्सी पर जो बल लग रहा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। लेकिन जैसे ही रस्सी पर अत्यधिक बल लगता है, अत्यधिक बल लगता है, और रस्सी जब टूटने की कगार पे आ जाती है और अचानक से क्या होती है, टूट जाती है, रस्सी टूटने की कगार पर आई और अचानक से रस्सी क्या हो गई, टूट गई, और जैसी रस्सी टूटती है तो जब पत्थर बाहर की ओर फेंकाएगा, है ना, रस्सी टूटने के बाद पत्थर कहाँ जाएगा, बाहर की ओर ऐसा फेंका जाएगा, तो जब पत्थर बाहर की ओर फेंकाएगा तो जो फेंकाने पर जो बल लगेगा वही क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। आप सभी लोगों ने इस बल को फील करा होगा या फिर आपने सभी ने ऐसी रस्सी में पत्थर बांध के घुमाया होगा, तो आपने इन चीजों को फील करा होगा कि रस्सी से पत्थर जब टूटेगा तो ऐसा फेंका जाता है बाहर की ओर। ठीक है, तो जो बल देखिए सबसे पहले क्या लग रहा है, रस्सी के ऊपर जो बल लग रहा था वो कौन सा था, अभिकेंद्रीय बल, है ना। पत्थर पर बाहर की ओर, बाहर की ओर लगने वाला बल जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है ना, अपकेंद्रीय बल कहलाता है ना, फोर्स, फोर्स ऑन दी रॉक, फोर्स ऑन दी रॉक, है ना। तो कहां पर लग रहा है ये, है ना,
अवे फ्रॉम दी सेंटर, है ना, टूवर्ड दी सेंटर लग रहा था वो, ठीक है, अवे फ्रॉम दी सेंटर, है ना, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर लगने वाला, है ना, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जो क्या लग रहा है? केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है, देखो, है ना, ये बाहर लग रहा है, जैसे ही पत्थर टूटेगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा टूट के पत्थर बाहर की ओर फेंका जाएगा, ठीक है। तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल हमारा कौन सा कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है, अपकेंद्रीय बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल है, ये सेंट्रीपिटल है, सेंटर में ले जाकर पीट देने वाला, ऐसे याद रखो, सेंटर में ले जाकर पीट देने वाला मतलब अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अभी केंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल मतलब क्या हो जाता है? अप मतलब बाहर, अप मतलब बाहर, ऐसा टूट के ऐसा बाहर निकल गया, अप निकल गया, इसीलिए क्या हम इसको क्या बोलेंगे? अप केंद्रीय बल कहेंगे, ठीक है, अप केंद्रीय बल। और अभी केंद्रीय बल हो गया, ठीक है, पत्थर पर बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। अब ये किस टाइप का फोर्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखने वाला हूं अब मैं। ये जो फोर्स है रियल, रियल फोर्स, किस टाइप का फोर्स है? वास्तविक, वास्तविक बल है ये, है ना। जो अभिकेंद्रीय बल जो है वो किस टाइप का फोर्स है? वास्तविक बल है। और ये कैसा है? आभासी, आभासी बल, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, है ना, इमेजनरी, इमेजनरी फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा फोर्स रियल फोर्स है और कौन सा फोर्स इमेजिनरी फोर्स है, तो दोनों याद रखना है ना। तो ये किस टाइप का है? आभासी बल है, मतलब जो बाहर की ओर लग रहा है वो आभासी बल लग रहा है, ठीक है। अंदर की ओर जो लग रहा है वो किस टाइप का बल है? वो हमारा रियल फोर्स है, जो इस रस्सी के कारण है, देखो रस्सी के कारण है। और रस्सी जब टूटेगी तो किस तरफ जाएगा? ये बाहर की ओर निकल जाएगा, है ना, बाहर क्यों निकल जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये किस टाइप का फोर्स है? ये है हमारा रियल, और ये है आभासी, ये है हमारा इमेजिनरी फोर्स, ठीक है। समझ में आया? अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर और बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक टर्न है ना, इस पर एक बस चली आ रही है, ठीक है, बस चली आ रही है, और जैसे ही बस अचानक से इधर टर्न लेती है, बस अचानक से इधर ही टर्न लेती है, तो बस पर एक बल लगेगा किस तरफ? अंदर की ओर, जो क्या होगा? अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल लगेगा, मतलब हम इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना। लेकिन बस में बैठे जो यात्री है, जैसे हम बस में बैठे होते हैं और अचानक से बस इधर मुड़ती है तो हम इधर झुक जाते हैं, और फिर बस क्या होती है? इधर मुड़ती है तो हम थोड़े से इधर की तरफ झुक जाते हैं। तो ये क्या लग रहा है आपको? आप जिस तरफ बस मुड़ रही है उस तरफ ही मुड़ना चाहिए ना। जैसे बस इस तरफ मुड़ी तो आपको भी इस तरफ मुड़ना चाहिए, ठीक है। बस इस तरफ मुड़ी तो इधर मुड़ना चाहिए, नहीं। लेकिन आप क्या करते हैं? जब एकदम सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं तो क्या होता है ना, बस जब लेफ्ट मुड़ती है तो वो आपको राइट साइड झुका देती है ना, बाहर की तरफ। जिधर बस मुड़ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा झुक जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही बस राइट टर्न लेती है, तो जैसे ही बस राइट टर्न लेगी, क्योंकि वो इधर मुड़ रही है, जैसे ही वो इधर मुड़ी तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ झुक जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है? एक जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ आप झुक जाते हैं, है ना, वो क्या हो जाता है? हमारा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। उसके अलावा, है ना, लड़कों के लिए बहुत शानदार एग्जांपल, जिसमें एक टेनिस बॉल आती है ना। आपने सभी ने एक टेनिस बॉल से क्रिकेट तो खेला ही है, मैंने भी खेला है, बहुत खेला है, वो खेल भी रहे हैं अभी भी, ठीक है। टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल जब पानी में चली जाती है तो क्या हो जाती है? गीली हो जाती है। टेनिस बॉल पानी में जाकर गीली हो गई। अब ये गीली बॉल, है ना, यहाँ लिख देता हूं, गीली बॉल, गीली बॉल है, और जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे, जैसे आप इसको क्या करते हैं? घुमाते हैं, तो क्या होता है? इससे ऐसी पानी की छींटे बाहर निकलते हैं, ऐसे पानी की छींटे बाहर निकलते हैं, स्प्रिंकल्स आपको आपको दिखाई देते हैं, है ना। बेट से भी आप मारते हो तो कैसे छींटे निकलते हैं, इसमें से बाहर निकलते हैं,
है ना। तो ये जो छींटे बाहर निकल रहे हैं ये किस कारण से निकल रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे पानी की बौछारें बाहर की तरफ निकलती है तो कौन से बल के कारण निकल रही है, अपकेंद्रीय बल के कारण निकल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निकल रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है, अब आपने वॉशिंग मशीन तो देखी होगी, लड़कियों के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो लड़कियां नाराज हो जाए उसके पहले एक एग्जाम्पल ले लो। तो क्या होते हैं, दो टब होते हैं इसके अंदर, एक टब क्या होता है धोने का होता है और एक सुखाने का होता है। ठीक है, तो धोने वाले टब की बात करें तो यहाँ पर एक क्या लगा रहता है, एक व्हील लगा रहता है जो घूमेगा, और आसपास आप देखना छोटे 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 ऐसे सेक्शन बने हुए होते हैं लंबे से। तो जब हमारे कपड़े इसमें घूमते हैं, जब हमारे कपड़े इस वाले में घूमते हैं, है ना, छोटे, अभी ये वो वाला टब है जिसके अंदर धो रहे हैं हम, सुखा नहीं रहे, धोने वाला, है ना, इसको लिख लेते हैं धोने वाला, धोने वाला, वॉशिंग वाला है ना, वॉशर है ये। तो वॉशिंग वाले में जब हमारे कपड़े घूमते हैं, तो जब इसके अंदर कपड़े घूमेंगे तो इसकी दीवार से टकराते हैं, आप देखना अंदर की तरफ कुछ ऐसे सेक्शन बने रहते हैं घूमे घूमे से, उसके ऊपर बार बार हमारे कपड़े टकराते हैं, और बार बार जितनी बार कपड़े टकराएंगे तो अपकेंद्रीय बल के कारण, है ना, अपकेंद्रीय बल के कारण क्या हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं, अपकेंद्रीय बल के कारण धुल जाते हैं। अब दूसरा टब जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना। अब ये जो छोटे छोटे छेद है इसमें अब हम क्या डाल देते हैं, हमारे कपड़े डाल देते हैं, और ये टब क्या होता है, बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है, और जैसे जैसे घूमता है यहाँ से क्या निकल जाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है, पानी छींटों के रूप में ऐसा बाहर निकल जाता है, आपने देखा होगा, लड़कों ने भी देखा ही होगा। ठीक है, पानी ऐसा बाहर निकल जाता है, तो ये टब क्या हो रहा है, ये भी घूम रहा है, तो इसमें भी, है ना, ये सुखाने वाला है, सुखाने वाला, दोनों ही टब में जो सिद्धांत कार्य कर रहा है वो है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम कर रहा है। ठीक है, तो बॉल घूम रही है, छींटे बाहर उड़ रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, तो दोनों में ही अपकेंद्रीय बल काम कर रहा है। उसके अलावा आपने एक और एग्जाम्पल लो भैया, लो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल ले लो, है ना। आपने देखा होगा कि वो पुराने जमाने में भी बताया होता है और अभी के वर्तमान में भी क्या होता है, एक रवाई होती है या फिर एक होती है मथनी, है ना, इसको बोलते हैं मथनी, है ना। कुछ लोगों को रवाई नाम से याद होगा और किसको तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, है ना, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। वो ऐसा होता है, ऐसा उसको अंदर डाल देते हैं और उसको ऐसा ऐसा मथना शुरू कर देते हैं, है ना, ऐसा करते हो तो अंदर की तरह एक पंखे जैसी चीज घूमती है, आजकल मिक्सर में ऐसी चीजें की जाती है। तो ऐसे मथने के काम आया करता था, जिसमें आपने देखा यशोदा मैया यहाँ पर बैठकर, है ना, इसको रस्सी से बांध कर ऐसे खींचा करती थी, है ना, इसको आगे पीछे खींचो रस्सी को, तो वो क्या करती है, ऐसे चलती है, उसको बोलते हैं मथनी। और मथनी के साथ में क्या होता है, मथाना शुरू करता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो हमारा मलाई होती है या फिर मक्खन वो होता है ना, वो मथना शुरू होता है, और मथते मथते क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ क्या आ जाता है, हल्का होकर मक्खन, मक्खन ऊपर की तरफ आ जाता है, और नीचे क्या बन जाती है, छाछ, छाछ बच जाती है। और मक्खन किसको पसंद है, कृष्ण जी को पसंद है। ठीक है, कृष्ण जी को पसंद है, जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। ठीक है, श्री कृष्ण जी को पसंद है मक्खन। ठीक है, तो मक्खन निकल जाता है या ऊपर की तरफ, ये ऊपर मक्खन आ जाता है, ये मक्खन ऊपर की तरफ आ गया, इसको हम अलग निकाल लेते, फिर इसका हम घी बना लेते, और छाछ को हम बढ़िया तरीके से एकदम ठंडी गर्मी के मौसम में पी लेते हैं, है ना, समझ में आया। ठीक है, तो ये थी हमारी मथनी, और ये भी किस सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, इस पे ही काम करती है। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, है ना, ये बहुत ज्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना। जैसे ही क्या होता है ना, जैसे ही आप बाइक चला रहे हैं या फिर क्या चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग गिरे होंगे, है ना, बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, तो अचानक से क्या हो जाता है, टर्न आ जाता है, अचानक से टर्न आ जाता है। ठीक है, अचानक से यदि टर्न आ जाता है और आप अचानक से साइकिल को ऐसी मोड़ देते हैं, बचपन में साइकिल चलाई ही होगी, है ना, अभी भी चला रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही हम साइकिल को अचानक से ऐसी मोड़ देते हैं तो साइकिल क्या होती है, अंदर की तरफ ही गिर जाती है, जिस तरफ मुड़ रहे थे उसी तरफ गिर गई। तो अरे भैया आपने करा क्या, अभी तक बस आराम से मुड़ रही थी, बस गिर रही थी क्या इधर, नहीं गिर रही थी, है ना। तो आपने जैसे ही आपकी साइकिल को इधर मोड़ा, साइकिल को जैसे ही आपने क्या करा, इधर की तरफ मोड़ा, तो कंडीशन क्या हुई, साइकिल इस तरफ ही गिर गई,
क्यों? क्योंकि आपने अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ा दिया, अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ा दिया, इसलिए आप किधर हो गए, अंदर की तरफ, आपका टायर ऐसा फिसल जाता है और आप ऐसे गिर जाते हो और ये वाली कोनी फूट जाती है ना, ये वाली कोनी फूट जाती है, ये वाला हमारा घुटना फूट जाता है, ठीक है, खोपड़ी भी फूट जाती है बहुत सारे लोगों की तो एक तरफ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाला, क्योंकि आपने सेंट्री पिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, मतलब अभी केंद्रीय बल का मान बढ़ा दिया और अब केंद्रीय बल का मान कम हो गया, इसीलिए आप किस तरफ गिर गए, अंदर की तरफ, जिस तरफ टर्न ले रहे थे उसी तरफ गिर गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम टर्न ले ही नहीं पाते और सामने वाली दीवार में टकरा जाते, टर्न ले ही नहीं पाते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना था कि आपको अंदर की तरफ टर्न ही लेने देता और आप साइड वाली दीवार से जाके टकरा जाते हैं, या फिर साइड वाली सड़क से नीचे उतर जाते हैं, या फिर गड्ढे में गिर जाते हैं, ठीक है, यही होता है। तो इस कारण से क्या है, हमारे जो सड़कें होती है ना, हमारी जो सड़कें होती है वो, है ना, जो बाहर की तरफ टर्न होता है, बाहर की तरफ टर्न होता है, वहां पे थोड़ी सी क्या बनाई जाती है, ऊंची बनाई जाती है, ये सड़कें क्या होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है टर्न पे। अब आप देखिएगा, है ना, जब भी आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको तिरछी सड़क दिखाई देगी, है ना, तो हाईवे पे जाएंगे तो आपको ऐसी फ्लैट सड़क नहीं दिखाई देगी, आपको थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी, जिससे कोई भी गाड़ी आए तो उसके ऊपर ऐसी आराम से टर्न कर जाए, उसको ऐसी कंडीशन नहीं आए कि वो ऐसी इसके ऊपर से ऐसे उचक जाए। इसीलिए जो रोड होती है ना, सिंपल सी बात करूं, है ना, सिंपल सी यदि हम बात करें तो क्या हो जाता है, रोड हमारी जो होती है वो एकदम फ्लैट नहीं होती, फ्लैट नहीं होती तो कैसी होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है ना, थोड़ी सी तिरछी होती है। अब तिरछी होने के पीछे कारण क्या होता है, तिरछी होने के पीछे ये कारण है कि हमारी ये गाड़ी इसके ऊपर यदि खड़ी हुई है, ठीक है, तो यदि ये टर्न लेगी तो इधर चली जाएगी, अचानक से टर्न लेगी तो हमारी गाड़ी को हम क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा सा तिरछा करके रोड बना देते हैं, तो इधर से जब गाड़ी आती है और अचानक से मोड़ आता है तो एकदम स्मूथली मोड़ लेकर ऐसी गाड़ी चली जाती है ना, टर्न लेगी और स्मूथली टर्न लेकर इधर चली जाएगी, ठीक है, इसीलिए तिरछी बनी होती है हाईवे पर थोड़ी सी रोड। तो आप देखिएगा आप, है ना, तो आपको समझ में आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, कि सेंट्रीपिटल पिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम करता है, ठीक है। हम भी जब, है ना, एक रनर जब दौड़ता है रोड पर, एक रनर जब रोड पर दौड़ता है तो अचानक से मोड़ आने पर वो थोड़ा सा अंदर की ओर झुक जाता है ना, दौड़ रहा है पहले सीधे 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 और उसको अब टर्न लेना है तो वो थोड़ा सा अंदर की ओर झुक जाता है दौड़ते हुए, जैसे जैसे दौड़ रहा है तो वो अंदर की ओर थोड़ा झुक जाता है, अंदर की ओर झुकने से क्या हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर नहीं खींच पाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर नहीं गिरा पाता है, और दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों फोर्स यदि बराबर होंगे तो वो दौड़ता रहेगा और फिर सीधी सड़क आएगी तो फिर सीधा हो जाएगा, फिर जब राइट टर्न आएगा तो राइट में थोड़ा सा झुक जाएगा, राइट में झुक गए और फिर जब क्या हुआ, टर्न वापस चले गया तो क्या हुआ, दोनों सेक्शन क्या थे, इक्विलिब्रियम में थे, और जैसे ही वापस टर्न आता है तो सीधा आ जाता है, टर्न खत्म हुआ सीधा आ गया, सीधे दौड़ने लगे। आप खुद ही इसको फील करना, है ना, यदि आप बहुत तेज स्पीड में दौड़ रहे हो अचानक से मोड़ आ जाता है तो आप पूरा टर्न ले ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इमेजिनरी फोर्स है वो बाहर खींच लेता है और आप सामने वाली दीवार से टकरा जाते हैं, या फिर टर्न पे जो जाली लगी रहती है उससे टकरा जाते हैं, या फिर आप ज्यादा फोर्स लगा देते हैं टर्न पे, टर्न पे आप ज्यादा झुक जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐसा पैर फिसल जाएगा और आप गिर पड़ेंगे, है ना, पैर फिसल ज्यादा अंदर झुक जाओगे तो गिर पड़ोगे, कम झुकोगे तो सामने वाली दीवार से टकरा जाओगे, और बराबर झुकोगे, फोर्स बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे आगे निकल जाएंगे। और यही फंडा होता है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल का। इतने सारे एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है ना, इत्मीनान से आपने आई होप समझा होगा बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। ये था अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, है ना, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गए, ठीक है। चलो, है ना, अब एक और चीज बल से ही संबंधित समझ लो, है ना, अ, बलों का संतुलन, बलों का संतुलन, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस, बैलेंस ऑफ फोर्सेस, है ना, बैलेंस ऑफ फोर्सेस, बैलेंस ऑफ फोर्सेस, बल बैलेंस कैसे होते हैं, इसी के साथ में एक और चीज और देख लो, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, तनाव बल, टेंशन फोर्स या तनाव बल के बारे में यहां पर बात करते हैं। देखो,
अब क्या होता है, तनाव बल से समझते हैं तो हमको इक्विलिब्रियम भी समझ में आ जाएगा। हमने एक रस्सी ली, एक ऊपर हमारे पास क्या था, चबूतरा था, है ना, ये सॉलिड है, इससे बांध कर हमने एक बॉक्स लटका दिया जिसका वजन है 10 किलो। 10 किलो का एक बॉक्स हमने यहाँ पर लटका दिया, ठीक है। अब ये 10 किलो का बॉक्स यहाँ पर आराम से लटका हुआ है। अब क्या होता है, 10 किलो का बॉक्स लटका हुआ है, इसका फोर्स लग रहा है किस तरफ, नीचे की तरफ, है ना। इस बॉक्स का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इस फोर्स को कम करने के लिए इस रस्सी पर भी एक फोर्स लग रहा है किस तरफ, ऊपर की तरफ। रस्सी पर भी एक फोर्स लग रहा है जो क्या है, ऊपर की तरफ है। एक फोर्स ऊपर लग रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ग्रेविटेशन नीचे खींच रहा है, तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब दोनों ही फोर्स क्या हो जाते हैं, बराबर, इसको बोल देते हैं हम क्या, F1 नीचे की ओर लगने वाला, इसको बोलते हैं F2, तो F1 इज इक्वल टू F2, ठीक है। F1 इज इक्वल टू F2, और इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ दी फोर्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, एक साम्य अवस्था में रहेगा, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में हो जाता है, ना तो वो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। दूसरी बात करें कि इस रस्सी पर जो फोर्स लग रहा है किसके अगेंस्ट में, इस ऑब्जेक्ट के वेट के अगेंस्ट में, है ना। ऑब्जेक्ट का वेट, है ना, ये क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट का वेट किस, कौन सा है, जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, इसे ही कहते हैं टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं तनाव, तनाव बल, ठीक है। चलिए, तो रस्सी के ऊपर लगने वाला जो बल है ना, किसके अगेंस्ट में, इस वस्तु के भार के विपरीत दिशा में, वस्तु के भार के विपरीत दिशा में लगने वाला रस्सी पर बल क्या कहलाता है, तनाव बल कहलाता है। वैसे ही, है ना, एक और इक्विलिब्रियम का भी एग्जांपल है, टेंशन का भी एग्जांपल है ना। अब यहाँ पर क्या है, टीम खड़ी हुई है ना, टीम खड़ी हुई है और वो क्या कर रही है, टग ऑफ वॉर खेल रही है। एक टीम खड़ी हुई है, ठीक है, और टग ऑफ वॉर खेल रही है ना, जिसको आप रस्सा खींच के नाम से भी जानते हैं। 3 प्लेयर इधर है ना, 3 प्लेयर इधर है ना, एक 3 इधर खींचना चाहते हैं और 3 क्या कर रहे हैं, इधर खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये है रस्सा, ये है रस्सा, जो इसने भी पकड़ रखा है, इसने भी पकड़ रखा है, इसने भी पकड़ रखा है, और किसने भी पकड़ रखा है, इसने भी पकड़ रखा है, इसने भी और इसने भी, ठीक है। अब ये इसको इधर खींच रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट, है ना, इसको किधर ले जाना है, इधर से उधर ले जाना है, तो ही आप जीत पाओगे। ये इधर ले जाना चाहते हैं और इसको ये ले जाना चाहते हैं इधर, ठीक है। तो अब रस्सी के ऊपर जो खिंचाव लग रहा है, रस्सी के ऊपर जो खिंचाव लग रहा है ना, उसे ही क्या कहेंगे, टेंशन फोर्स कहेंगे या फिर तनाव कहेंगे, है ना। रस्सी पर क्या है, तनाव लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स का इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि हमने दिया 2 मिनट का समय, है ना, 2 मिनट का समय हमने दिया कि 2 मिनट में या तो इसको खींच लो या तो इसको खींच लो, है ना, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इधर उधर खींच लो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, तनाव बल इधर या उधर काम करने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 मिनट में खींच लो, तो 2 मिनट में दोनों भी खींच नहीं पाए, तो क्या हुआ, बैलेंस ऑफ फोर्सेस हो गए। मतलब जितना बल इधर लग रहा था, यदि मान लेते हैं कि सब 40-40 किलो का बल लगा सकते हैं, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 120 kg का फोर्स इधर लग रहा था और 120 kg का फोर्स इधर लग रहा था, और दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम में है। रस्सा खींच प्रतियोगिता में भी, है ना, ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स हो गया और हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम ऑफ दी फोर्सेस, ठीक है, बलों का संतुलन हो गया और इक्विलिब्रियम ऑफ दी फोर्सेस हमने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, है ना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। चलिए, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, है ना, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। हमने फोर्सेस के बारे में, टच फोर्सेस सब पूरे खत्म कर लिए कि टच फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। अगले सेशन में हम आ जाएंगे, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस,
है ना, न्यूटन के गति के नियम, संवेग को देखेंगे, इम्पल्स को देखेंगे, मोमेंटम को देखेंगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम वहां पर देखेंगे, इम्पल्स देखेंगे, टॉर्क देख लेंगे, है ना। तो जो हम संवेग हो गया, इम्पल्स हो गया, है ना, सब चीजों को देखकर वहां पर खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।